जय हिंद दोस्तों जियोपॉलिटिक्स जो एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आज के दिन जिस तरीके से इसमें लगभग सभी की सभी पावर्स में गर्माहट आई हुई है, लगातार कोई ना कोई पावर किसी दूसरी पावर को दबाने या उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहां दो पावर्स जो आपस में जिसे कहते हैं कट्टर दुश्मन, जन्मजात दुश्मन हैं, इजराइल और ईरान, इनके बीच की एक स्टोरी क्या, इसके अंदर दोनों की जो आपस में अदावत है या अदावत कहेंगे या वॉर कहेंगे, प्रॉक्सी वॉर लगातार चल रहा है और वर्बल वॉर तो मतलब रोज का कुछ ना कुछ काम है ही। इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इजराइल ने ईरान की ऐसी कौन सी नस दबा दी, इजराइल ने ईरान की ऐसी कौन सी नस दबा दी जिससे ईरान इस टाइम पर तिलमिला रहा है और यहां तक कि अमेरिका और यूरोप दोनों के दोनों हैरान हो चुके हैं कि हुआ क्या। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दोस्तों, ये कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो या करना चाहते हैं तो हमारी रामबाण सीरीज जीरो टू हीरो सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल रॉक सॉलिड करवा देंगे कि इतने के अल्टीमेट लेवल पर, और इसके पीछे हमारी जीएस क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें आपका पीटी का लगभग 100% और मेंस का 40% कोर्स सिर्फ एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा। रही बात फीस की, तो हम कोई हजारों लाखों रुपए फीस नहीं ले रहे हैं, 500 पर मंथ का एक छोटा सा अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि कोरोना पीरियड है, सबकी हालत खराब है। अगर आपकी हालत खराब नहीं है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, तो ये समझ लीजिए आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन मैं हर उस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं जिसकी जेब में इस समय पर पैसे कम है और हालात खराब है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और तैयारी भी अच्छी, और जेब पे भी असर नहीं पड़ेगा और तैयारी भी नहीं रुकेगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे इन दिए गए नंबरों में मिस्ड कॉल भी कर देंगे तो भी हम कॉल बैक कर लेंगे, टेंशन ना लें। अब आ जाते हैं इजराइल और ईरान के मामले पे। दोस्तों ईरान 1978 और इजराइल 1948, मजेदार कहानी है इन दोनों की। असलियत में मिडिल ईस्ट के दो धुरंधर, ये मिडिल ईस्ट या यूं कहें वेस्ट एशिया, इसके दो धुरंधर देश, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। इजराइल 1948 में बना और ईरान जो है उस टाइम तो था ही था, लेकिन 1978 के अंदर जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उससे आज के ईरान की सरकार बनी। जो आज के ईरान की सरकार बनी उसने इजराइल को एविल कहा, कैंसरस ट्यूमर तक कहा और ना जाने क्या क्या कहा, और लास्ट में हमेशा यह कहा जाता है कि इजराइल को इस धरती से भगा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब इस लेवल तक अगर दुश्मनी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी उन दोनों के बीच में मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है यहां पर, मतलब दोनों के बीच में कि एक दूसरे को ये लोग एग्जिस्टेंस ही पसंद नहीं कर रहे, बाकी तो चीज बाद की है। इस लेवल की अगर इन दोनों के बीच में दुश्मनी है तो वो दुश्मनी, इन्होंने इस दुश्मनी की वजह से अलग अलग देशों को अपना बैटल ग्राउंड बना लिया। ईरान ने अपना ऑन द नेम ऑफ शिया के नाम पर अपना इन्फ्लुएंस इराक में, सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में और यहां तक कि यमन के अंदर, सोमालिया के अंदर, सूडान में इस्टेब्लिश कर लिया बहुत जबरदस्त लेवल पर। और यहां तक कि सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न पार्ट्स में भी शिया डोमिनेंस, ईरान के अंडर में शिया डोमिनेंस है। सोचकर देखिए, इसी ईरान का शिया डोमिनेंस अफगानिस्तान के हजारा मुस्लिम्स तक के अंदर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक यहां ईरान अपने इस एरिया में पकड़ बना रहा होगा, और खुले तौर पर इजराइल को धमकी देने वाला कि तुझे मैं बताऊंगा, तेरी एग्जिस्टेंस को ही मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा और इस धरती से तुझे मिटाना है। और दूसरी तरफ इजराइल जो 2000 साल के अत्याचारों को झेलने के बाद दोबारा जब अपने ऐतिहासिक जन्म स्थान या धार्मिक जन्म स्थान या एक ऐतिहासिक अपने पुश्तैनी घरों में आए या पुश्तैनी ज़मीन पर आए, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इस टाइम पर मरने मिटने के लिए नहीं आए, मारने और मिटाने के लिए आए हैं। इस लेवल की दोनों के बीच में दुश्मनी है, और जब इन दोनों ने दुश्मनी पाल ली तो वो दुश्मनी असलियत में इन देशों के अंदर भी लड़ी जा रही है।
और इस दुश्मनी के चक्कर में इन देशों का एक बिहेवियर तक चेंज हो चुका है। और रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहां इस बैटल ग्राउंड के अंदर ईरान का सबसे बड़े बेसिस में से दो बेस सबसे बड़े जो यहां इन जगहों पर मौजूद हैं, एक है लेबनान और दूसरा यहां पर ये गाजा स्ट्रिप। ईरान ने यहां पर शिया डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए, शिया डोमिनेंस यानी शिया प्रभाव स्थापित करने के लिए लेबनान और हमास को चुना। लेबनान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया, हिजबुल्लाह, और हमास जो भले ही फलस्तीनियन हो उसको भी सपोर्ट करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि इजराइल के दो दुश्मन और दोनों दुश्मनों के पास ईरानियन ड्रोन्स, ईरानियन रॉकेट्स, ईरानियन वेपनरी, ईरानियन फाइनेंस, सब चीजें ईरान की हैं। अब यहां हिजबुल्लाह और हमास, अब यहां पर इजराइल इन दोनों से, गाजा के ऊपर तो आए दिन बम बरसा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के ऊपर भी हमलों की खबरें आती रहती हैं। यानी इजराइल का चारों तरफ से कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं जो शांत या सेफ हो, और ऐसे चारों तरफ से घिरे हुए दुश्मनों से घिरा हुआ देश सरवाइव कर रहा था। लेकिन समय हर किसी का बदलता है, इजराइल का भी बदला, इजराइल का समय बदला। लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो किसी टाइम पर अगर आप देखें, इजिप्ट इजराइल का दुश्मन था, जॉर्डन इजराइल का दुश्मन था, सीरिया बशर अल असद रजीम, इराक इजराइल का दुश्मन, सऊदी अरेबिया से लेकर हर कोई इजराइल का दुश्मन था। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों, ये एक देश है लेबनान, ये कभी भी शुरुआत में इजराइल का दुश्मन नहीं था ना, ये इजराइल का दुश्मन नहीं था। लेबनान जो किसी टाइम पर फ्रेंच कॉलोनी थी, और ये मोस्ट लिबरल कंट्री ऑफ अरब लैंड हुआ करता था, लिबरल कंट्री इन अरब लैंड होता था, अल्टीमेट लेवल पर लिबरल होता था। क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट इसकी 60% पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम को फॉलो करती है, और 37.7 या 38% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। अब इस्लाम को फॉलो करने वाली ये 60% की जगह 58% के करीब पॉपुलेशन है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 28% पॉपुलेशन जो है वो शिया है, और लगभग 28% पॉपुलेशन ही सुन्नी है। बाकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन दूसरे उनको मानती है। और मजे की बात ये, इस लेबनान के 90% एथनिसिटी जो है वो अरब है, 90% अरब है, और बाकी आर्मेनियन वगैरह थोड़े बहुत हैं। लेकिन सोच के देखिए, यहां पर दो बड़े रिलीजन, और उनमें से एक बड़ा रिलीजन इस्लाम के भी दो बड़े पार्ट्स बराबरी के अंदर यहां पर रहते हैं, शिया और सुन्नी। और यही रीजन था कि तीन बराबरी के जब धर्म यहां रहते हों तो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये पड़ा कि इसके पास कोई धार्मिक कट्टरता को मानने का रीजन नहीं था, एक सामंजस्य बनाने की बात थी, सबके अंदर एक कोऑर्डिनेशन और यूं कहे सोशल हार्मनी बनाने की बात थी, एक कॉर्डियल कोऑर्डिनेशन चाहिए होता था, जिसके अकॉर्डिंग ये सामंजस्यपूर्ण आपस में पीसफुल एग्जिस्टेंस के साथ रह सके, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की फॉर्म में रह सके, कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की फॉर्म में रह सके। अगर ये लड़ने लगते तो तीनों के तीनों एक दूसरे को खत्म कर देते, आउटकम कुछ नहीं आता। लेबनान के लोगों ने ये समझा, लेबनान के लोगों ने जाना, और इसीलिए मोस्ट लिबरल सोसाइटी अरब वर्ल्ड की इन्होंने डेवलप की। 90% पॉपुलेशन अरब। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि लेबनान जो है वो एक रेडिकल कंट्री होगा। क्यों? क्योंकि सब कोई इनके ऊपर यूरोप का डोमिनेंस सबसे ज्यादा। लेकिन यहां चेंज हुआ, और सबसे बड़ा चेंज यहां पर ईरान के अंदर देखा जब 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। और इस ईरानियन रेवोल्यूशन को इस्लामिक रेवोल्यूशन मेनली कहा जाता है,
और उसी टाइम पीरियड के अंदर लेबनान के अंदर सिविल वॉर हुआ, जो अप्रॉक्सीमेट 1975 से लेकर सिविल वॉर जो है वो 1975 से लेकर 1990 तक चला। दोनों में कुछ रिलेशन कहीं है तो हां है। उससे पहले समझिए क्या है। ये वही लेबनान है जो लिबरल सोसाइटी में था और उसे पैलेस्टीनियन इशू से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। अब क्योंकि पैलेस्टीनियन इशू से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, इसीलिए 1967 वॉर के अंदर अगर आप देखो इजराइल के अगेंस्ट सभी अरब कंट्रीज लड़े, लेबनान नहीं लड़ा। यहां तक कि जो 1973 की यौम किपुर वॉर थी, उसके अंदर भी पूरे अरब वर्ल्ड ने मिलकर एकदम से इजराइल पर हमला किया, लेकिन लेबनान की तरफ से कोई गोली नहीं चली, सबसे शांत बॉर्डर था। लेकिन जैसे ही सिविल वॉर शुरू हुआ, सिविल वॉर के अंदर शिया वर्सेस रेस्ट आने शुरू हो गए। इस सिविल वॉर में शिया वर्सेस रेस्ट, और इसी शिया ग्रुप्स को ईरान का सपोर्ट मिलना भी शुरू हो गया। ईरान जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पे आया, और उसने ये डिक्लेयर किया कि इस इस्लामिक रेवोल्यूशन को पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर फैलाया जाएगा, पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। जब इसने ऐसा कहना शुरू किया तो इसी की वजह से इराक के साथ उसकी लड़ाई हुई, सीरिया के अंदर बशर अल असद सरकार को अपना सपोर्ट दिया, और यहां तक कि जो शिया ग्रुप्स लेबनान के अंदर थे उन्हें भी सपोर्ट दिया। और ऐसा मुद्दा उठाना जरूरी था जिससे दुनिया को लगे कि ईरान जो है वो इस्लाम के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। और वो उस टाइम का सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा था, सबसे गर्म मुद्दा था इजराइल को गालियां बकना। और ऑब्वियस सी बात है, पैलेस्टीनियन इशू हमेशा से इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक इमोशनल इशू रहा है, और यही एक रीजन है ईरान ने खुलकर इजराइल को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, या फिर यूं कहें गालियां बकना शुरू किया। अब ओपनली उसको ये कहना शुरू किया कि तेरे को इस जमीन पर रहने नहीं देंगे, जिससे क्या हुआ, ईरान का सपोर्ट अरब वर्ल्ड में बढ़ने लगा, कॉमन मासेस में ईरान को सपोर्ट मिलने लगा, बढ़ने लगा। और क्योंकि ये एक शिया डोमिनेटेड ग्रुप था, तो जहां जहां शिया थे वो तो ईरान के दीवाने होने शुरू हो गए। अब लड़ाई डोमिनेंस की थी, लड़ाई दबदबे की थी, लड़ाई प्रभाव की थी। ऐसे में इस ईरान ने यहां अप्रॉक्सीमेट 1990s के आसपास, अच्छा लेबनान की एक खास बात और है कि इजराइल से लगती हुई ये जो सीमा है, यहाँ ये इजराइल से लगता हुआ जो बॉर्डर है, ये पूरा इलाका जो है वो शिया डोमिनेटेड है। ये शिया डोमिनेटेड है, यानी यहाँ पर शिया जनसंख्या ज़्यादा है और इधर सुन्नी और क्रिश्चियन डोमिनेटेड ज़्यादा हैं। तो ये यहाँ पर एक शिया सुन्नी और क्रिश्चियन डोमिनेशन है, यानी वो संख्या में ज़्यादा है। ऐसे में ये इलाका अगर ईरान का सपोर्टर बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, शिया डोमिनेटेड है तो ईरान का सपोर्ट होगा, और जैसे ही ईरान का सपोर्ट होगा, ईरान यहां पर कोई ना कोई ग्रुप ऐसा जरूर खड़ा करेगा जो इजराइल पर हमला करे, और वही एक ग्रुप खड़ा किया गया, हिजबुल्लाह। अब आप सोचकर देखिए, हिजबुल्लाह एक ग्रुप जिसके पास 28% तो वोट हैं, 28% वोट हैं इसके पास शियाओं के। अब 28 में से 20% भी अगर हो तो पॉलिटिक्स में उसका कितना डोमिनेंस होगा, ये सोचकर देखिए कि पॉलिटिक्स में कितना डोमिनेंस होगा, सोचकर देखिए। इसीलिए हिजबुल्लाह ने अपनी एक तो पॉलिटिकल विंग बनाई, और ये पॉलिटिकल विंग हमेशा सरकार पर दबाव बनाई रखती है, और दूसरा मिलिशिया विंग बनाया, और ये मिलिशिया विंग आए दिन इजराइल पर हमले करता रहता है। यही एक कारण है इजराइल का लेबनान के साथ वॉर भी हुआ था और खूब जम के लड़ाई हुई थी, लेकिन उस टाइम भी इजराइल ने बहुत दिमाग लगाया और सिर्फ उन जगहों पर हमला किया जहां पर शिया डोमिनेटेड पॉपुलेशन थी, या फिर इंफॉर्मेशन थी कि वहां हिजबुल्लाह छिपा हुआ होगा।
और जहां जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी या जहां जहां नॉन शिया पॉपुलेशन थी वहां बम्बार्डमेंट नहीं की। और उसका बेनिफिट मिला कि एक अलग तरीके की सिंपैथी इजराइल के साथ लेबनान के अंदर शुरू से बनी रही है और हमेशा लेबनान की लिबरल पार्टीज को उन लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है जो इजराइल को इतने खुले तौर पर क्रिटिसाइज नहीं करते या इजराइल का क्रिटिसिज्म नहीं करते। अब आप यहां समझिए, मैं ये सारा जो पृष्ठभूमि बना रहा हूं, ये सारी कहानी सुना रहा हूं, ये क्यों सुना रहा हूं या इस सब के पीछे मामला क्या है। मामला है इजराइल का एक मास्टर स्ट्रोक जिसने ईरान की कमर तोड़ के रख देनी है इस लेबनान के जगह पर, जहां पर ईरान का एक बहुत बड़ा बेस मौजूद है, उसकी कमर तोड़ के रख देनी है। कैसे रखनी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मामला समझिए, मामला यहां पर यह है, लेबनान किसी टाइम पर प्रॉस्परस कंट्री होता था, पैसा वगैरह अच्छा होता था, लेकिन समस्या समय के साथ बदलती चली गई और आज के दिन लेबनान वन ऑफ द मोस्ट पॉवर्टीफुल या फिर पुअर कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड है, वन ऑफ द मोस्ट पुअर कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड है। और ये सबसे मेन बात है, कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड है। अब इस दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक देश ये है, तो पॉवर्टी रेशियो अगर आप देखोगे तो मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। 50% मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन और यहां उनको खाना तक नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस अल्टीमेट लेवल पर है, फाइनेंशियल क्राइसिस अल्टीमेट लेवल पर है और अब तो हालात ऐसे हैं कि फूड सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में पानी नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है, लाइफ इज लाइक हेल इन लेबनान। लेबनान में जीवन जो है वो नरक के समान हो चुका है। अब यहां प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, यहां वो जो हिजबुल्लाह है जिसका एक बहुत बड़ा बेस यहां मौजूद है। अच्छा, मजे की बात ये, यहां ऑयल यानी पेट्रोल केरोसिन वगैरह भी नहीं है, मतलब जो एलपीजी वगैरह है वो कुछ भी नहीं है। यहां हिजबुल्लाह अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि आप लेबनान की गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहा है कि आप अमेरिका का साथ छोड़ो और ईरान को सपोर्ट करो। ईरान अभी तुम्हारे देश में गैस और एलपीजी और ऑयल वगैरह सब भेज देगा, एक्सेप्ट करो उसकी सपोर्ट को। अब आप सोचकर देखिए, हिजबुल्लाह अपनी पॉलिटिक्स पर खेल रहा है और ईरान के दबाव में लेबनान को लाना चाहता है। फ्रांस को इस चीज की चिंता थी। फ्रांस ने इसका एक अल्टरनेट निकाला कि सबसे पहले इस हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए या हिजबुल्लाह को दबाने के लिए लेबनान के अंदर मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश करवा दिया जाए, ताकि कम से कम ये जो सिचुएशंस है उन्हें कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें हिजबुल्लाह के डोमिनेंस को, तो पिछले साल बेरूत में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। पिछले साल बेरूत में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर लगभग 5-6 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल खत्म हो गया था। और वहीं से आवाजें उठने लगी थी कि फ्रांस दोबारा आके लेबनान पे कब्जा कर ले, हम तुम्हारे साथ हैं। सोच कर देखिए, लेबनान के इतने बुरे हालात हैं। अब यहां जब लेबनान के इतने बुरे हालात हैं, ईरान यहां अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, यहां इजराइल ने एक बहुत ही बढ़िया और सधा हुआ कदम उठाया है। यहां असलियत में इजराइल ने उन लोगों को टारगेट किया। भाई पॉलिटिक्स देखो, गरीब देश जो होता है, जहां इस तरीके की एक क्रिटिकल सिचुएशंस होती है, वहां अक्सर बड़े देश या दूसरे देश आके पॉलिटिक्स करते हैं। अफगानिस्तान इसका बेस्ट एग्जांपल है, नेपाल इसका बेस्ट एग्जांपल है, श्रीलंका इसका बेस्ट एग्जांपल है। और अगर आपकी सरकार ताकतवर है, मजबूत है और बहुत लंबा लॉन्ग विजन रखती है, एक दूरदर्शिता रखती है, फॉर साइटेडनेस रखती है, जैसे बांग्लादेश, तो वो देश हमेशा आपको तरक्की करता हुआ मिलेगा।
ये याद रखिएगा। बांग्लादेश की सबसे बड़ी खास बात क्या है, तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, विजनरी गवर्नमेंट है, वो इतनी जल्दी किसी के काबू में नहीं आ रही। चाइना को लात मारनी होती तो चाइना को मार देते हैं, भारत को लात मारनी होती तो इंडिया को मार देते हैं, इवन वो अमेरिका तक की नहीं सुनते। तो ये बड़ा जबरदस्त सिचुएशन है। इजराइल ने यहां क्या किया, इजराइल के विदेश मंत्री ने एक बहुत बढ़िया बयान दिया कि अगर लेबनान चाहता है तो हम उनकी मदद के लिए अपने यहां से बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम, खाना और दूसरी चीजें भेज सकते हैं। यहां असलियत में गवर्नमेंट का अनकंडीशनल सपोर्ट, देखो जब आप मुसीबत में होते हो ना, सोचकर देखिए, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ और सामने एक दुश्मन है आपका, वो आपके सामने आया और आपको कहता है पहले तू मेरे को वो वाली प्रॉपर्टी देने का वादा कर, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल पहुंचा देता हूं। दुश्मन की जगह आपका भाई भी आया, मान लिया आपका भाई आया, वो कह रहा है पहले तू मुझे वादा कर कि तू मुझे वो वाली प्रॉपर्टी दे देगा, पेपर पे साइन कर, तभी मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। और दूसरी तरफ एक दुश्मन आया, वो कहता भाई कोई बात नहीं, बाद में लड़ लेंगे, पहले तू एक काम कर, तुझे हॉस्पिटल पहुंचा के तेरा इलाज करवा देता हूं, उसके बाद लड़ लेंगे। तो असलियत में दुश्मन कौन हुआ? वो भाई जो प्रॉपर्टी नाम करवाना चाहता है आपकी मुसीबत में भी, या वो दुश्मन जो पहले कहता भाई ठीक हो जा, बाद में लड़ते रहेंगे। ये एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो होती है, ये एक इंसानियत वाला जो टच होता है, ये किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को अपना दोस्त बना लेता है। और यहां इजराइल ने वही किया है कि यहां असलियत में, और यहां इसका रिएक्शन भी आया है, इसका रिएक्शन लेबनान के कॉमन मासेस में देखने को मिला है। और वो इस तरीके से देखने को मिला है कि हिजबुल्लाह का सपोर्ट जो पिछले साल 2020 के अंदर बैरूत में हुए बॉम्ब ब्लास्ट, जहाज खड़ा हुआ था उसके अंदर पूरे का पूरा ब्लास्ट, जो क्या नाम है, एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा हुआ था और कई साल से खड़ा हुआ था और हिजबुल्लाह उस पर कब्जा करना चाहता था, उसी कब्जे की कवायद के अंदर पूरा उसके अंदर ब्लास्ट हो गया। और इस टाइम पर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि उसका मास बेस इसके शिया ग्रुप्स के अंदर ही कम होता जा रहा है। शिया ग्रुप्स के अंदर ही मास बेस कम होने से, बेस अगर हिजबुल्लाह का कम हो जाता है, हिजबुल्लाह का सपोर्ट कम हो जाता है, और उसी के लोगों के बीच में या शिया सुन्नी और जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में, आम लेबनान के लोगों के बीच में इजराइल का मास बेस बढ़ता है, तो सोच कर देखिए ईरान को इजराइल के अगेंस्ट कैंपेन करने का जो इतना बड़ा रीजन है, ये उसके हाथ से निकल जाता है। तो सोचकर देखिए इजराइल के लिए पैलेस्तीन की शोर मचाने वाला अगर हिजबुल्लाह को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हो, या कम से कम पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर रहे, कमज़ोर करने में कामयाब हो जाते हो, तो असलियत में इजराइल के खिलाफ ईरान के जो दो हाथ हैं, जो दो बेस हैं, उनमें से एक हाथ तो, एक पिलर तो आपने वैसे ख़त्म कर दिया, और हमास के ऊपर आए दिन हवाई हमले करके उस बेस को वैसे ख़त्म कर दिया। नतीजा क्या होगा? फिलिस्तीन के मुद्दे को ही और ईरान को इस इलाके में कमज़ोर करने में, कम से कम एक पूरे देश से बाहर निकालने में अगर आप इजराइल कामयाब हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान को कमज़ोर करने में आप कामयाब हो गए, और इससे इजराइल की अरब वर्ल्ड पर पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगी और ईरान यहां कमज़ोर होगा। तो दोस्तों ये कमज़ोरनेस है जो इजराइल ने ईरान की दबाई है, और ईरान इस टाइम पर टेंशन में है कि जिस तरीके से बहुत तेज़ी से हिजबुल्लाह का मास बेस या मास सपोर्ट कम होता जा रहा है, आने वाले टाइम में ईरान को यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स करने में या जियो पॉलिटिक्स चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आगे जैसे जैसे होगा इसके अंदर डिस्कशन होता रहेगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।